भारतीय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इम्तियाज़ अहमद की पूरी ऑब्जेक्टिव बुक को, जो बिहार स्पेशल पे आती है, बिहार एक परिचय के नाम से। बीपीएससी के कैंडिडेट के लिए ये बहुत ही यूज़फुल बुक है और ये शुरुआत आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगी। इसमें हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव बुक को कवर करेंगे वन लाइनर सीरीज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज से अपने पहले सीरीज है। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये स्रोत हैं भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के तथा धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, यानी प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी इन प्रमुख स्रोतों से हम लोग को मिलती है: भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के तथा धार्मिक ग्रंथ। अब चलते हैं प्रश्न 2 पे। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसके भी हैं भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ। मतलब जितने भी पुराने जो टूटे फूटे अवशेष होते हैं वो प्राचीन ग्रंथ हो गए, और जो लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ भ्रमण किए हैं, उन लोगों के विचार। ठीक है। अब प्रश्न 3, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से और रामपुरवा से। अब है प्रश्न 4, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है तो कहाँ से? सहसराम से। प्रश्न 5, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? तो ये भाषा है प्राकृत। प्रश्न 6, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ये लिपि है ब्राह्मी। याद रखिएगा, भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे। बिहार में प्रश्न 7, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र से नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है। प्रश्न 8, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए, ये 3 जगहों से प्राप्त हुए हैं। पहला है पाटलिपुत्र से, दूसरा है बराबर की गुफाओं से, तीसरा है राजगृह से। ठीक है। अब प्रश्न 9, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है तो ये कहाँ से मिलता है? तो मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। प्रश्न 10, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश राजवंश के यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 11, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स का एक मूल्यवान स्रोत है? तो यह है तिरहुत। मतलब बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है, मतलब यह तिरहुत प्रमंडल के बारे में बताता है। प्रश्न 12, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम कौन कौन सा है? तो यह है फाहियान, युआन च्वांग और इत्सिंग। तो मुगल काल में बिहार में आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो यह थे मुल्ला तकिया। अब प्रश्न 14, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रांसाय बर्निए, यह बिहार नहीं आए थे। अब है प्रश्न 15, तो बहारिस्तानी गैबी किसकी रचना है? तो यह रचना है मिर्जा नाथन की। प्रश्न संख्या 16, मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो यह रचना है मुल्ला बहबहानी की। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो यह है मुल्ला बहबहानी की। अब मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर। ठीक है। प्रश्न 18, बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष मिले हैं तो यह कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली से एवं सोनपुर से और मनेर से मिले हैं। अब प्रश्न संख्या 19, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो यह शासक था सेल्यूकस। अब है प्रश्न 20, बिहार के गया जिले के अबसाड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। प्रश्न 21, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है तो किस वंश के बारे में? तो उसी परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। यह प्रश्न को फिर से समझिएगा, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववरनाक का लेख और शाहपुर पटना एवं मंदर बांका के अभिलेखों से किसकी जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। अब है प्रश्न 22, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है तो कहाँ कहाँ से मिलती है? तो यह मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। ठीक है।
प्रश्न संख्या 23, बिहार के लिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है? तो वह है अथर्ववेद। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 24, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है तो किस स्रोत से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब है प्रश्न 25, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है तो क्या प्राप्त हुआ है? तो पाल कला का बौद्ध विहार। अब चलते हैं प्रश्न 26 की ओर, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है तो यह मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में भी। अब चलते हैं प्रश्न 27 की ओर, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर उत्खनन का कार्य करवाया था और बहुत से पुराने स्थलों की खोज भी की। बाय प्रोफेशन ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। अब है प्रश्न 28, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार, इसका पता किसने लगाया? तो इसका भी पता कनिंघम ने ही लगाया। अब चलते हैं प्रश्न 29 की ओर, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की तो किसकी चीज़ की खोज की? तो केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बरसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। ठीक है, इन सभी चीज़ों की कनिंघम ने बिहार में खोज की। अब है प्रश्न 30, विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिया सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो यह वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, अब है प्रश्न 31, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो यह संबंधित है शेरशाह से। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो यह है शेरशाह से। अब है 32, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वह मुगल शासक था अकबर। वह मुगल शासक कौन था? तो अकबर। प्रश्न 33, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो यह है दीर्घ निकाय। याद रखिएगा कि सभी प्रश्न जो हैं इम्तियाज अहमद के बुक से लिए हुए हैं। ये वन लाइनर सीरीज है। ये ऑब्जेक्टिव था लेकिन इसको वन लाइनर सीरीज में आपकी सुविधा के लिए कन्वर्ट किया गया है ताकि आप जो मुख्य आंसर है उसके ऊपर फोकस करें और एग्जाम में आपका ध्यान जो है बस उत्तर की ओर हो। प्रश्न 34, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो यह रचना की गुलाम हुसैन तबतबाई ने। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो गुलाम हुसैन तबतबाई ने की। अब है प्रश्न 35, मुल्ला बहबहानी यात्री थे कहाँ के? तो ईरान के। ठीक है, अब यह प्रश्न देखिए मुख्य रूप से मायने रखता है। देखिए, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए क्या क्या स्रोत हैं, मतलब जो प्रेजेंट टाइम का आपका बिहार है आपको यहाँ से उसकी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले है फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्टों में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट में, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करेस्पॉन्डेंस सीरीज की रिपोर्ट में। ठीक है, इन सब से आपको आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब है प्रश्न 37, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस बात पर चर्चा की गई है? तो पॉलिटिकल रीजन्स पे, पॉलिसीज पे। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 38, अपसड़ गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य जो अंकित है वह किस काव्य से ली गई हैं? तो वह ली गई हैं रामायण महाकाव्य से। चलिए अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जो सेक्शन है वो प्राचीन बिहार से पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 39, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है तो अनुमानतः ये है 40,000 ईसा पूर्व। अनुमानतः इसलिए है क्योंकि प्राचीन चीज़ों का कोई भी एग्जैक्ट रिपोर्टिंग नहीं हो पाता है डे बाय डे। ओके, डे टू डे आप कहना काफ़ी मुश्किल है इसलिए। अब है प्रश्न 40, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं तो क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृदभांड। अब है प्रश्न 41, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से। याद रखिएगा, आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से। अब बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो यह युग है पूर्व प्रस्तर युग। ठीक है, अब है प्रश्न 43, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं
मुंगेर से मिले हैं। ठीक है, आरंभिक साक्ष्य कहाँ से, वो भी मुंगेर से और नालंदा से, और मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य जो हैं वो मुंगेर से मिले हैं, केवल मुंगेर से। अब है प्रश्न 44, बिहार में चिरान जो कि सारण जिले में है एवं चेचर जो कि वैशाली में, यहाँ से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं नवप्रस्तर युग के अवशेष। अब है प्रश्न 45, बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं चिरान, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर एवं मनेर से। अब कुछ प्रश्न लिए गए हैं ऐतिहासिक काल के आरंभ से, बिहार के ऐतिहासिक काल के आरंभ से। तो प्रश्न संख्या है 46, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो अनुमानतः कब हुआ था? तो 800 ईसा पूर्व में, उत्तर वैदिक काल के, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में। तो लगभग 800 ईसा पूर्व में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। अब है प्रश्न 47, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में क्या सहायक था? तो लोहे धातु का प्रयोग। ठीक है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक क्या था? तो लोहे का उपयोग। चलिए अब है प्रश्न 48, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? तो यह मुख्य राज थे मगध एवं विदेह, अंग एवं लिच्छवी। फिर से इसको सुन लीजिए, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन से थे? तो यह थे मगध एवं विदेह, अंग एवं लिच्छवी। अब है प्रश्न 49, वेद के कृष ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है। तो यह मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। ठीक है, अब है प्रश्न 50, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा? तो यह था मगध। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो यह था मगध। अब है प्रश्न 51, बिहार के उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? तो विदेह। अब चलते हैं प्रश्न 52 की ओर, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का जो प्रयोग है वो किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो यह किया गया है मगध राज्य के लोगों के लिए। अब है प्रश्न 53, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो वह भी विदेह था। ठीक है, देखिए यह धर्म तथा ज्ञान का भी महान केंद्र था और उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य भी माना जाता था। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो यह हमें प्राप्त होती है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि यह सीरीज आपको पसंद आई होगी। ठीक है, आप अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम इस पूरी किताब को खत्म करेंगे इसी तरह से वन लाइनर सीरीज में। तो मिलते हैं अगले सीरीज में। धन्यवाद।